Hey. फिल्म की शुरुआत में हमें मोची दिखाया जाता है जो अपने काम में काफी महारत रखता था। ये मोची कोई और नहीं बल्कि हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर मैक्स है। एक दिन साथ वाली दुकान का नाई जो काफी बूढ़ा था वो मैक्स को कहता है कि बेटा तुम्हारी काफी उम्र हो गई है, ढूंढ लो कोई लड़की और कर लो शादी, कब तक ऐसे अकेले जिंदगी गुजारोगे। इसमें मैक्स जवाब देता है कि नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो मैक्स अपनी दुकान के अंदर जाकर बाकी जूते ठीक करने लगता है। तो तभी वहाँ पर एक गुंडा आता है जो अपने जूते पॉलिश करवाने आया था। मैक्स उसके जूते पॉलिश करते हुए उस गुंडे को गौर से देखने लगता है क्योंकि वो उसे बहुत अच्छी और कीमती लग रही थी और ये बात गुंडे ने नोटिस कर ली थी। जिस पर मैक्स से वो गुंडा पूछता है, इतने गौर से क्या देख रहे हो? ये मेरे पास एक घड़ी नहीं है बल्कि इसके जैसे ढेर सारी घड़ियां मैंने जमा की हुई हैं जो बहुत ही कीमती हैं और इतनी कीमती हैं कि मैं इनसे जो चाहे वो खरीद लूं। यहाँ तक कि तुम्हारी 7 नस्लों को भी अपने जूते पॉलिश करवाने के लिए भी खरीद सकता हूँ। वो मैक्स को एक जोड़े जूती और भी देता है और कहता है इन्हें सिलाई कर दो, मुझे शाम तक चाहिए क्योंकि मैंने इन्हें पहनकर एक पार्टी में जाना है। अब जब मैक्स इसके जूते ठीक कर रहा था तो अचानक उसकी मशीन में चिंगारियां उठने लगी जिससे मशीन खराब हो गई। इस वजह से मैकेनिक को कॉल करके कहता है कि मुझे अपनी मशीन अर्जेंट ठीक करवानी है, जिस पर मैकेनिक साफ मना कर देता है और मैक्स परेशान हो जाता है क्योंकि उसे कैसे भी करके शाम तक गुंडे के जूते ठीक करके देने थे। तभी उसे याद आया कि बेसमेंट में भी हमारी एक काफी पुरानी मशीन पड़ी है जिसे पहले मेरे डैड इस्तेमाल करते थे, उनसे पहले दादा और फिर उनसे पहले परदादा, यानी वो खानदानी मशीन थी। अब इस मशीन पर जाकर मैक्स गुंडे के जूते आराम आराम से ठीक करने लगता है और वो जूते ठीक करने में कामयाब रहता है। जिसके बाद वो रात पर गुंडे के आने का इंतजार करने लगा, पर जब वो नहीं आया तो मैक्स जूतों का नंबर देखता है जो 10:30 था और सोचता है कि ये तो मेरा ही नंबर है, चलो पहन के देखता हूँ। अब जैसे ही उसने जूते पहने तो वो गुंडे का रूप ले लेता है। जब उसने शीशे में देखा कि वो गुंडा बन गया है तो वो छुपकर एक जगह पर बैठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है और वो अपने साइज के और जूते ढूंढता है जो उसे मिल भी जाते हैं, लेकिन जब उसने पहने तो उसका रूप नहीं बदला, जिस पर वो हैरान रह गया। और जब उसने अपने जहन पर जोर डाला तो उसे याद आया कि मैंने गुंडे के जूते अपनी मशीन से नहीं बल्कि उस पुरानी मशीन से सिलाई किए थे, तो शायद इसमें ही कोई जादू है। इसीलिए अब वो किसी और के जूते उस मशीन से ठीक करता है और पहनने पर सच में जूतों के मालिक का भेस ले लेता है। जिसके बाद वो कोई और जूते पहनकर चेक करता है क्योंकि जब भी उसका रूप बदलता है उसे बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन तभी वो गलती से एक बूढ़े आदमी के जूते पहन लेता है जिसका चेहरा जख्मी डरावना था। ये रूप लेकर वो जैसे शीशे में देखता है, डर की वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। अब न जाने उसके दिमाग में क्या आता है, वो एक लड़की की हाई हील्स वाला जूता उठा लेता है। उन्हें टांके लगाकर जब वो पहनता है तो वो उसी औरत का रूप ले लेता है जो औरत जवान नहीं थी। अब अपने इस रूप को भी देखकर वो खुश होने लगा था। अब वो एक बूढ़े आदमी का रूप लेकर नाई की दुकान पे जाता है ये चेक करने के लिए कि वो मुझे पहचानता है या नहीं, बट नाई अंकल तो उसे जरा भी नहीं पहचान पाते, जिससे दिल ही दिल में वो खुश होने लगता है। अब वो भेस बदलकर एक महंगे होटल जाता है जहाँ से वो बहुत सारा महंगा खाना ऑर्डर करता है और उन्हें खूब मजे लेकर खाता है। लेकिन बिल देने के टाइम वो चुपचाप वॉशरूम में जाता है और अपने जूते पहनकर अपने रूप में आ जाता है और बगैर बिल दिए वहाँ से चला जाता है। अब आगे जब वो सड़क से जा रहा था तो उसकी नज़र एक अमीर आदमी पर जाती है जिसकी गाड़ी उसे पहले ही नजर में पसंद आ गई थी, इसीलिए वो इस आदमी का पीछा करने लगता है। वो फिर गुंडे का रूप लेकर उसके पास जाता है और उस अमीर आदमी से पूछने लगता है, भाई आपके जूते का नंबर क्या है? तो वो डर की वजह से बता देता है कि 10:30 नंबर है। ये सुनकर मैक्स कहता है जबरदस्त और कहता है जल्दी से अपने जूते उतार कर मुझे दे दो वरना तुम्हारी जान ले लूंगा। अब वो पहले ही डरा हुआ था इसीलिए फौरन ही अपने जूते उतार कर उसे दे
लेता है। जूते पहनने के बाद उस आदमी का रूप लेकर उस गाड़ी में बैठ जाता है। रात भर उसकी गाड़ी में सैर करता है और वो इस वजह से भी खुश था क्योंकि अब से पहले तो वो बस आम लोगों के जूते ही पहन चुका था और फिर घर आने पर हम उस बूढ़ी माँ को देखते हैं, पर आजकल बेचारी बहुत बीमार रहने लगी थी। वो अपनी मॉम से पूछता है कि माँ, अगर जिंदगी में आपको किसी जैसा बनने का मौका मिलता तो आप क्या बनती? जिस पर उसकी माँ जवाब देती है, कुछ भी नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ बनकर ही खुश हूँ, लेकिन अगर ऐसा मुमकिन होता तो मैं आखिरी बार तुम्हारे डैड के साथ डिनर करना पसंद करती, लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं। ये अगले दिन मैक्स जब अपनी दुकान पर था तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की अपने दोस्त के जूते ठीक करवाने दुकान पर आती है, जिस पर मैक्स उसे देखता ही रह गया और शाम को लड़की के दोस्त के जूते ठीक करने के बाद वो उन्हें खुद ही पहन लेता है और उसके दोस्त का रूप लेकर लड़की के घर पहुंच जाता है। पर तभी मैक्स को याद आता है कि अगर ये जूता गलती से भी उतर गया और लड़की ने मेरा असली रूप देख लिया तो मेरा ये खेल खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो जल्दी वहाँ से भागकर अपनी दुकान पर आ जाता है और अपने डैड के जूतों पर टांके लगाकर उन्हें पहन लेता है और बिल्कुल अपने डैड जैसा बन जाता है। फिर अपने बाप का ये रूप लेकर वो अपने घर पहुँच गया, जहाँ उसकी माँ अपने हस्बैंड को दोबारा जिंदा देखकर हैरानों परेशान रह जाती है, पर वो बहुत खुश भी थी। इसके बाद ये दोनों एक साथ डिनर करते हैं, जो उसकी मॉम की ख्वाहिश थी, और माँ की विश पूरी होने के बाद मैक्स डैड के जूते उतार कर वापिस अलमारी में रख देता है। अगली सुबह जब वो अपनी मॉम को जगाने गया, जिससे वो बहुत टूट गया और उनके पास बैठकर रोने लगता है, क्योंकि उसका इस दुनिया में अपनी मॉम के अलावा और कोई नहीं था। यानी उन्हें दफन वगैरह यहाँ पर बहुत सारे लोग और मैक्स को इतना दुखी पाकर लोग उसे सहारा देने के लिए आते हैं। उसके कुछ दिन के बाद जो अपनी दुकान पर गया तो वहाँ गुंडा आकर उस पर गुस्सा करने लगता है कि पिछले एक हफ्ते से तुम्हारी दुकान के चक्कर काट रहा हूँ, पर हमेशा दुकान बंद होती है। जिस पर मैक्स वजह बताकर जूतों को रसीद मांगता है तो गुंडा हैरानी से कहता है, कौन सी पर्ची? मेरे पास कोई पर्ची वर्ची नहीं है। जिस पर मैक्स कहता है, अगर पर्ची नहीं तो फिर जूते भी नहीं। ये सुनकर गुंडे को बहुत गुस्सा आ जाता है और धमकी देता है, अगर तू कल तक मेरे जूते ना मिले तो तुम्हें भी मारकर तुम्हारी माँ के पास भेज दूंगा। जिस पर मैक्स को बहुत गुस्सा आया, इसीलिए वो अपने कस्टमर का रूप लेकर उसका पीछा करने लगता है। अब वो हमेशा अपने पास लोगों के जूते रखता है, इसलिए बार बार भेस बदल कर उसका पीछे करने लगा ताकि गुंडे को उस पर शक ना हो। पीछा करते करते उसे पता चला ये गुंडा तो बहुत ही खतरनाक इंसान है, जो लोगों से मार पीट करके जबरदस्ती पैसे वसूल करता है। और जब गुंडा काम के सिलसिले में अपने घर से बाहर जाता है तो मैक्स उसका रूप लेकर उसके घर में घुस जाता है। मैक्स पूरे घर की तलाशी लेता है, जहां उसे एक ब्रीफ केस मिलता है जिसके अंदर बहुत सारी गन्स पड़ी हुई थी, जो देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अब उसे नहीं पता था कि इन गन्स में से एक गन करंट का झटका लगाती है, जिससे इंसान बेहोश हो जाता है। इस चीज से अनजान वो अपने ही हाथ पर गन को टेस्ट करता है, जिससे उसे एकदम झटका लगता है और वो कई घंटों के लिए वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। काफी घंटों बाद जब उसे होश आया तो वो जल्दी से गुंडे का रूप लेकर वहां से निकलने लगता है, लेकिन उसने जैसे दरवाजा खोला तो सामने असली वाला गुंडा खड़ा था। अपने रूप को अपने ही घर में पाकर उस गुंडे को बहुत हैरत हुई, लेकिन वो इस पर झपट पड़ता है, उसे जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी मैक्स गुंडे पर एक झटके वाली गन से उस पर शूट करता है, जिससे गुंडे को भी जोरदार झटका लगा और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। इस चीज का फायदा उठाकर मैक्स जल्दी से उसे रस्सियों की मदद से बांध देता है और फिर जब गुंडे को होश आया तो वो अपने सामने एक बच्चे को पाता है, जो जाहिर मैक्स ही था। वो गुंडे से कहता है कि देखो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम मुझे बस इतना बता दो कि वो तुम्हारी महंगी महंगी घड़ियां कहाँ रखी हैं। उस पर गुंडा हंसने लगा, ये कहते हुए कि मैं तो नहीं बताऊंगा, और कहता है एक बार यहाँ से निकल आऊं तो तुम्हें जान से मार दूंगा। तो मैक्स कहता है कि मुझे मारने के लिए तुम्हें पहले इन रस्सियों से आजाद होना पड़ेगा। जिसके बाद वो उसी औरत का रूप लेकर दोबारा से गुंडे के पास आया और उसे धमकाने लगता है कि जल्दी बता दो वो घड़ियां कहाँ रखी हैं, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम याद रखोगे। इस धमकी से गुंडा थोड़ा घबरा गया, इसीलिए उसे घड़ियों का पता बता देता है। घड़ियां लेने के बाद मैक्स वहां से जाने ही वाला था, तभी वो दरवाजे के सुराग से देखता है कि बाहर भी लड़के खड़े हैं जो गुंडे ही लग रहे हैं। बस वो गुस्से में उससे पूछता है
कि ये यहाँ क्या करने आए हैं। तो गुंडा जवाब देता है वो दरअसल हमें किसी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो उसके एडवांस पैसे लेने हमने जाना है। तो मैक्स पैसों का पूछता है। गुंडे ने जवाब दिया $50,000। अब इतने सारे पैसों का सुनकर मैक्स खुशी से झूम उठता है, क्योंकि इतनी बड़ी रकम उसने आज से पहले कभी देखी भी नहीं थी। इसीलिए वो झटके वाले गन से दोबारा गुंडे को बेहोश करता है और उसका रूप लेकर उन लोगों के साथ चला जाता है। एडवांस पैसे लेने के लिए वो उस शहर के सबसे अमीर शख्स के घर जाते हैं, जहाँ उसकी मुलाकात एक औरत से होती है जिसका नाम बेल्ट ग्रीन था। और $50,000 लेने के बाद वो दोबारा औरत का रूप लेकर घड़ियां लेने गुंडे के घर जाता है, लेकिन तब तक गुंडा खुद को रस्सियों से छुड़वा लेता है। अब मैक्स ने जैसे ही दरवाजा खोला, गुंडा उस पर गन तान के खड़ा हो जाता है, फिर उस पर झपट कर जमीन पर गिराकर मारने की कोशिश करने लगता है। इस दौरान मैक्स खुद को बचाने के लिए बार बार अपने पैर जमीन पर पटक रहा था, जिससे उसका एक जूता निकल गया और बस ऐसा होते ही वो अपने असली रूप में आ जाता है। उसे देखकर गुंडा एकदम हैरान रह गया। तभी मैक्स वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो गुंडा उसे दोबारा पकड़ लेता है और फिर से मारने की कोशिश करने लगा, पर खुद को छुड़वाने के लिए मैक्स अपने सैंडल की हाई हील से उस पर हमला करता है। हाई हील गुंडे की गर्दन में घुस गई और यहीं पर गुंडे की मौत हो जाती है। अब ये देखकर मैक्स काफी परेशान रह गया और डर भी गया, क्योंकि आज से पहले उसने इतना बड़ा गुनाह नहीं किया था। वो वहाँ से भाग तो जाता है, मगर तब भी उसे सुकून नहीं आ रहा था, उसे दुख हो रहा था। इसीलिए खुद ही उसकी चीज की सजा देने के लिए वो पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहाँ पर वो ऑफिसर्स को सारी बात बताकर खुद को उनके हवाले कर देता है। लेकिन जब पुलिस वाले उसके साथ गुंडे के घर आए तो वहाँ लाश तो दूर की बात, उसके खून का हल्का सा निशान भी नहीं मिलता और पैसे और घड़ियां भी वहाँ से गायब हो चुकी थी। जो सब देखकर मैक्स काफी हैरान रह गया है। ये देखकर पुलिस को भी गुस्सा आया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैक्स ने हमें पागल बनाने की कोशिश की है। अब जब मैक्स अपनी दुकान पर वापस आया तो वहाँ उसे पैसों और घड़ियों से भरा हुआ बैग मिलता है और साथ ही उस औरत की हाई हील्स भी, जिन्हें देखकर वो सोच में पड़ जाता है। जिसके बाद वो बैग को उठाकर कहीं जाने ही लगा था, तभी साथ वाली दुकान का नाई आकर उसे कहने लगता है कि तुम तो नजर ही नहीं आते। जिस पर मैक्स कहता है कि मैं किसी के पैसे लौटाने जा रहा हूँ, तो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। उस पर नाई उसे कहने लगा इतना भला बनने की जरूरत नहीं है। जिस पर वो सोच में पड़ गया, क्योंकि वो भला इंसान था तो किसी के पैसे भी नहीं रख सकता था। इसीलिए नाई की बात सुने बगैर ही वो पैसे लौटाने चले जाता है। वो औरत का ही रूप लेकर बेल्ट ग्रीन के पास पहुंचा और उसे कहने लगा कि वो गुंडा आपका काम नहीं कर सकता, इसकी तरफ से मैं आया हूँ। ये सुनकर बेल्ट ग्रीन कहती है कि मेरे लिए ये पैसे कोई मायने नहीं रखते, मुझे तो बस अपना काम चाहिए। जो कहने के बाद वो अपने आदमियों को कहकर मैक्स पर हमला करवा देती है। जैसे ही दो लोग उसे ले जा रहे थे तो वो जूते बदलकर उस बूढ़े आदमी के जूते पहन लेता है, जो डरावना सा था। तो वो दोनों लोग डर जाते हैं और उनका गाड़ी पर से ध्यान हट गया, जिससे एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन मैक्स किसी तरह बच जाता है। अगली सुबह अपनी दुकान पर बैठकर जब वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा था तो वो गलती से वहाँ गिर जाती है। जब उसका ध्यान इस तरफ गया तो उसके हाथ एक कागज लगता है, जो एक पोस्टर था। पोस्टर को देखकर मैक्स को याद आया कि यही वो बूढ़ा आदमी है जिसे ग्रीन बेल्ट गुंडे के हाथ मरवाना चाहती थी। इसीलिए मैक्स अगले ही दिन उस वर्कर लड़की से मिलता है और उसे इस सब के बारे में बता देता है। तो ये दोनों जल्दी से उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचते हैं और उसे सब बता देते हैं। बूढ़ा आदमी कहने लगा तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा किया जो तुमने मुझे बता दिया कि कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं, मगर कुछ भी हो जाए मैं ये घर खाली करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं यही पला बड़ा हूँ। अब इधर ही मैक्स को एक आइडिया आता है। वो बूढ़े आदमी से पूछने लगा अंकल आपको किस नंबर का जूता आता है, तो वो बता देता है। जिस पर मैक्स सोचता है अगले ही दिन बूढ़े आदमी का जूता पहनकर उसका भेस बदलकर ग्रीन बेल्ट से मिलने जाता है और कहता है मैं घर खाली कर दूंगा, पर इसके बदले मुझे $1,00,000 चाहिए, जिसके लिए ग्रीन बेल्ट मान जाते हैं। इसीलिए अगले ही दिन उसके आदमी उस तक $1,00,000 पहुंचा देते हैं। मैक्स वो सारे पैसे बूढ़े आदमी को दे देता है, जिसके बाद बूढ़ा आदमी अपने बेटे से मिलने जाता है। फिर ग्रीन बेल्ट बूढ़े आदमी के घर को चेक करने जाती है कि वो घर खाली हुआ है या नहीं, और जब वो वहाँ पर पहुंची तो बूढ़ा आदमी वही बैठा हुआ था और हम जानते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि मैक्स है। ग्रीन बेल्ट उसे कहती है जब तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए हैं तो घर खाली क्यों नहीं हुआ। वो हैरान होते हुए कहने लगा मुझे कोई पैसे नहीं मिले और मैं ये घर बिल्कुल भी खाली करके नहीं जाऊंगा। जिसे सुनकर ग्रीन बेल्ट को गुस्सा आ जाता है और कहती है मैं तुम्हें
तुम्हें मार डालूंगी और पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा, जिसके बाद तुम्हारी बेटी को भी मार दूंगी। अब उसकी धमकी सुनकर पीछे से एक रिपोर्टर कैमरे के साथ बाहर आता है। उसे देखकर ग्रीन बेल्ट काफी चौंक जाती है और ग्रीन बेल्ट उसे मजीद गुस्सा दिलाने के लिए मैक्स उसे आंख मार देता है, लेकिन ग्रीन बेल्ट गुस्से में उसे मारने के लिए आगे बढ़ी। हाँ, इन सब को कैमरे में रिकॉर्ड करके टीवी पर चलाया जाता है, जिसके बाद ग्रीन बेल्ट को गिरफ्तार कर लिया जाता है धांधली करने के जुर्म में। अगले दिन जब मैक्स अपनी दुकान पर था तो वर्कर लड़की उसके पास आकर कहने लगी, शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, चलो शाम को खाने पर चलते हैं। अब क्योंकि मैक्स उसे पसंद करता था इसीलिए वो मान जाता है। दूसरी तरफ गुंडे के दोस्त नाराज थे तो उसे मनाने के लिए वो गुंडे का रूप लेकर उसके दोस्त के घर गया और उसे वो महंगी घड़ियां गिफ्ट के तौर पर देता है ताकि वो मान जाए। पर जब वो वापस आ रहा था तो कुछ लोग उसे असली वाला गुंडा समझकर अगवा कर लेते हैं। वो उसे अपने साथ लेकर जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और मैक्स भी बेहोश हो जाता है। पर जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को नाई अंकल की दुकान पर पाता है, जो उसे एक ताकतवर मुरब्बा देते हुए कहते हैं, बेटा ये थोड़ा सा खा लो। बेशक इस पर मैक्स कहता है, अंकल ये मुझे पसंद नहीं है। तो नाई कहता है, बेटा जिद ना करो, क्योंकि जिस तरह तुम बार बार एक जिस्म से दूसरे जिस्म में जा रहे हो ये तुम्हारी जान के लिए खतरा है, तब ये मुरब्बा ही तुम्हारे काम आ सकता है। ये सुनकर मैक्स काफी हैरान रह गया और पूछता है, आपको कैसे पता कि मैं एक जिस्म से दूसरे जिस्म में जाता हूँ? वो कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है बेटा मैं नाई हूँ और यहाँ बस लोगों के बाल बनाता हूँ? नहीं, मैं भी एक मोची हूँ और तुम्हारे जैसे ही काम करता हूँ। ये कहकर वो जूते उतारते हैं और वापस अपनी असल रूप में आ जाते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि मैक्स के डैड थे, जिन्हें देखकर मैक्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता और वो चौंक जाता है। जो सालों से नाई का रूप लेकर मैक्स की साथ वाली दुकान पर काम करते थे, उन्होंने ही गुंडे की लाश को वहाँ से गायब किया और पैसों घड़ियों से भरा हुआ बैग मैक्स की दुकान पर लाकर रख दिया ताकि उनके बेटे पर कोई मुसीबत ना आए, वो इन पैसों से अमीर बन जाए। अपने डैड को जिंदा पाकर वो बहुत खुश हो गया और फौरन उनके गले से लग जाता है। पर थोड़ी ही देर के बाद उसे उन पर गुस्सा भी आने लगा, इसीलिए वो पूछ ही लेता है, ये आपको कभी मेरी या मॉम की याद नहीं आई? जिस पर वो कहते हैं कि आती थी, हर पल आती थी, पर मैं तुमसे तो मिल लेता था, तुम्हारी मॉम से नहीं मिल सकता था, क्योंकि मैंने जब बुरे काम किए तो कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे। जिस पर मैक्स उनसे पूछता है कि ये जादुई मशीन हमारे पास कहाँ से आई? उस पर वो जवाब देते हैं कि वो एक महान आदमी ने तुम्हारे दादा को दी थी, जो फरिश्ता बनकर हमारी जिंदगी में आया। तुम्हारे दादा ने उसकी जान बचाई थी तो उसने उन्हें ये मशीन दी, जिसने हमारी जिंदगियां ही बदल के रख दी। और ये बताने के बाद वो मैक्स को अपने खानदान की विरासत दिखाते हैं और मैक्स की नजर जहाँ जहाँ जा रही थी वहाँ जूते ही पड़े थे, जो आम जूते बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि ये उसके परदादा से लेकर आज तक जितने भी बड़े बड़े अमीर मशहूर लोग थे उनके थे। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि ये कितनी कीमती जूते होंगे। अब मैक्स कहता है, चलें घर चलते हैं। उस पर उसके डैड कहते हैं, चलो बेटा, लेकिन सामने वाले दरवाजे से नहीं, पिछले से। और वो उसे पीछे के रास्ते से गैराज में लेकर जाते हैं, जहाँ पर काले रंग की बहुत ही महंगी खूबसूरत गाड़ी खड़ी थी, जिसे चलाना हर किसी का सपना था। जिसके बाद उसके डैड बताते हैं कि बेटा, हमारा इसके अलावा और भी काफी बड़ा बिजनेस है। तुम्हें अभी तक यही पता होगा कि हम सिर्फ जूते सीने का काम करते हैं, पर सिर्फ यही नहीं, हम ड्राई क्लीनिंग का भी काम करते हैं। हमारे पास जितने भी लोगों के कपड़े आते हैं उन्हें भी हम इस मशीन से टांका लगाकर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो भेस बदलने वाला चक्कर ना सिर्फ जूतों के साथ है बल्कि कपड़ों के साथ भी है, और कपड़े भी अमीर बड़े लोगों के हैं। तो हम दुनिया में किसी भी इंसान का रूप ले सकते हैं, जो कोई आम बात नहीं, एक बहुत बहादुरी ताकत की बात है। ये बताने के बाद वो अपनी इस गाड़ी में बैठकर यहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं। ये जिंदगी इन्हें बहुत खुशियाँ देती है और वो सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। इसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।